हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2018 का पेपर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का और अधिकतम अंक 200 अंक के होंगे। चलिए बताते हैं आगे। यहाँ पर नोट में आप कुछ बातें हैं। चलिए, कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ से 10 प्रश्न लघु उत्तरीय, जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125 तथा खंड वा से 10 प्रश्न दीर्घोत्तरीय होंगे, जिनके प्रत्येक उत्तर की जो शब्द सीमा 200 निर्धारित है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए होंगे। प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखें। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। सेक्शन ए में आपको प्रश्न मिलेगा, इस तरीके से देख सकते हैं आप। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के विलीनीकरण में भूमिका को स्पष्ट करना है और यहाँ पर आपको 8 अंक मिलेंगे इस प्रश्न के लिए। तो चलिए देखते हैं उत्तर। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की आज़ादी के संघर्ष में जितना योगदान दिए हैं, उससे ज़्यादा योगदान उन्होंने स्वतंत्र भारत को एकीकरण करने में दिया। सरदार पटेल नवीन भारत के निर्माता व राष्ट्रीय एकता के बेजोड़ शिल्पी थे। विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। चलिए आगे और देखते हैं। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार पटेल के निर्देशन में गृह राज्य मंत्रालय की स्थापना की गई और उन्हें भारत की ओर से देश और नरेशों के साथ बातचीत करने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया। सरदार पटेल ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज़ादी के ठीक पूर्व संक्रमण काल में अपने सचिव बीपी मेनन के साथ देशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब वहां की प्रजा ने विद्रोह किया तो नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया। इस प्रकार जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया। आगे और देखते हैं। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। जब वहां के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा दिया। 20 अक्टूबर 1947 को जब पाक समर्थित कबीलाइयों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, तब तत्कालीन कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने घबराकर भारत में विलय की अनुमति दे दी। निष्कर्ष पर आते हैं और समझाते हैं। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बिखरे भारत को एकीकृत व वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखेंगे। विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन करना है। यहाँ पर भी आपको 8 अंक मिलेंगे। चलिए बताते हैं उत्तर। विश्व शांति सभी देशों व लोगों के बीच स्वतंत्रता, शांति और खुशी का एक आदर्श है, जिसे बौद्ध साहित्य व दर्शन में देखा जाता है। सादगीपूर्ण जीवन जीने की कला बौद्ध ग्रंथों से में मिलती है। इस धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक में अहिंसा के साथ साथ शांतिपूर्ण व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है। गौतम बुद्ध स्वयं आडंबर के विरोधी थे। बौद्ध धर्म ने ही सर्वप्रथम भारतीयों को सरल तथा आडंबर रहित धर्म प्रदान किया, जिसका अनुसरण राजा और प्रजा सभी करते थे। धर्म के क्षेत्र में इसने अहिंसा और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। बौद्ध संघों की व्यवस्था जनत्रात्मक प्रणाली पर आधारित थी। पंचशील का सिद्धांत धर्म की ही देन है, बौद्ध धर्म की। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुई है। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बताते हैं। और बौद्ध धर्म ने लोगों के जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे जीवन में सदाचार एवं सच्चरित्र का विकास हुआ। सम्राट अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन के शासनकाल में बौद्ध धर्म का खूब प्रसार हुआ। आगे और देखते हैं। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए भेजा। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की। ह्वेनसांग हर्ष के दरबार में ही कई वर्षों तक रहा। वापस जाते समय कई बौद्ध ग्रंथों व बौद्ध प्रतिलिपियों को अपने साथ ले गया। वर्तमान समय में चीन में बौद्ध धर्म को मानने वालों की जो संख्या वो अधिक है। चलिए आगे और देखते हैं। बौद्ध धर्म ने न केवल भारत अपितु विश्व के देशों को अहिंसा, शांति व विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया उन्होंने। बौद्ध धर्म बहुत ही अच्छा धर्म है। आगे और देखते हैं। यही कारण कि भारत का विश्व के देशों पर नैतिक आधिपत्य स्थापित हुआ।
गौतम बुद्ध ने मानव जाति के समझ समानता का आदर्श प्रस्तुत किया। आगे निष्कर्ष देखते हैं। अतः यह कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जिन सिद्धांतों एवं आदर्शों का जब प्रतिपादन किया वे आज के वैज्ञानिक युग में भी अपनी मान्यता बनाए हुए हैं। संसार के अनेक देश उन्हें कार्यान्वित करके विश्व शांति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान संघर्षशील युग में यदि हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण करें तो विश्व शांति में एवं समृद्धि का वातावरण तैयार करने में बहुत बड़ी मदद मिल सके इससे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते। तर्कपूर्ण व्याख्या करना है यहाँ पर हमको। चलिए महात्मा गांधी जिन्हें लोग बापू कहकर पुकारते थे भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 से 1947 तक छाए रहे। इस युग को भारतीय राजनीति में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। शांति एवं अहिंसा के अग्रदूत महात्मा गांधी ने लोगों को मध्यम वर्ग का अनुसरण करने का संदेश दिया। चलिए आगे और देखते हैं। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजी दासता से मुक्ति दिलाई। सत्य के सच्चे पुजारी के रूप में गांधी जी को विश्वास था कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है तथा ईश्वर प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। ऐसा माना जाता है कि इनके सत्य प्रियता हिंदू धर्म से और अहिंसा बौद्ध जैन और ईसाई मत से प्रभावित थी। गांधी जी के जीवन पर रॉक्सिन की कृति अनटू दिस लास्ट का अधिक प्रभाव था। इनके व्यक्तित्व की अधिवादता नहीं थी। उन्होंने अपने मांग को मनवाने के लिए भूख हड़ताल का प्रयोग किया। उन्होंने अहिंसा का सदैव समर्थन किया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया। वह समस्त संसार के लिए स्वतंत्रता मांगते थे। निर्भीकता गांधी जी के सत्याग्रह का आवश्यक अंग है। वे लोगों के दिलों से सरकार, पुलिस, जेल और अधिकारियों का भय निकाल देना चाहते थे। चलिए आगे और देखते हैं। तो इस पर थोड़ा सा यहाँ पर आगे। वे अंग्रेजों के निजी और सामूहिक रूप से विरुद्ध नहीं थे। वे अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के विरुद्ध थे। इस प्रकार गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में असहयोग और समन्वय, अवज्ञा एवं अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी ने करो या मरो, डू या डाई का नारा दिया। साथ ही ये भी कहा कि आंदोलन हिंसात्मक व गुप्त ना हो। निष्कर्ष पे देखेंगे हम लोग। जस्ट पे थोड़ा सा ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूर्य नहीं डूबता था, लेकिन गांधी जी ने भारत में उनका सूर्य अस्त कर दिया, क्योंकि इस संघर्ष में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया। देश की जनता गांधी जी के रचनात्मक कार्यों को अधिक महत्व देती थी, क्योंकि इनके किसी भी सभा में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। सत्य अहिंसा के बल पर मध्यम मार्ग अपनाकर गांधी जी ने भारत को अंग्रेजी दास्ता से क्या कराया? मुक्त करा दिया। चलिए आगे और देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 काफ़ी बड़ा है, चलिए पढ़ते हैं। सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कंट्रपंथियों द्वारा भड़काई जाती, असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती, निहित स्वार्थों द्वारा वित्त पोषित होती। तो ये प्रश्न कुछ ज़्यादा ही टफ लग रहा है और इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना। कुछ इस तरीके से लैंग्वेज दे देते कि वहाँ पर आपका दिमाग फिर जाता है, लेकिन हमको प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ना है। जब आप प्रश्न पढ़ोगे तो आप उत्तर अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो पहले प्रश्न को हैंडल करो और उसके बाद आप पूरा का पूरा इमेज बनाओगे इस तरीके से, मुझे फिर आंसर करना है, ठीक है। चलिए 5 मिनट वैसे लग जाए, लेकिन आप पहले प्रश्न को समझें और फिर इसको पूरा कर लें। पीछे आपको कंक्लूजन, निष्कर्ष वगैरह सब लिख लें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध भड़काने में धार्मिक कंट्रपंथियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये धार्मिक कंट्रपंथी अपने निज स्वार्थों की सिद्धि के लिए दूसरे धर्म को निष्कर्ष बताकर स्वयं के धर्म की प्रशंसा करते तथा एक विशेष समूह आकर बोला है यहाँ पर भड़काकर सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम देते हैं। चलो आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2002 गोधरा कांड हो या मुजफ्फर का सांप्रदायिक दंगा, इसी प्रकार के धार्मिक कंट्रपंथियों के द्वारा भड़काया गया। राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसी हिंसा को संचित व प्रोत्साहित करती हैं कि 1984 का सिख विरोधी दंगा, जिसमें हजारों सिख मारे गए थे, दूषित राजनीति का यह परिणाम था। ऐसे दंगों में असामाजिक तत्व बढ़ चढ़कर क्या करते हैं? भाग लेते हैं, क्योंकि इसमें उनका अपना हित सत्ता होता है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, और जितनी आप सिंपल भाषा लिखोगे, अपने शब्दों में लिखोगे, वो अच्छा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। लूटपाट, बलात्कार आदि अपराध ऐसे ही असामाजिक तत्वों द्वारा अंजाम दिए जाते हैं। ऐसे सांप्रदायिक हिंसा में समाज के एक वर्ग को हित पोषित होता है
अपने हित को संरक्षित करने के लिए समूह सांप्रदायिक हिंसा और भड़काने में ऐसी दंगाइयों को विभिन्न प्रकार में मदद करते हैं। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व मुस्लिम लीग ने मुस्लिम समुदाय को अलग पाकिस्तान के लिए भड़काया, जिसका परिणाम 1946 में देश में भड़का और सांप्रदायिक दंगा था। चलिए आगे देखते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं और समझते हैं। यहाँ यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक हिंसा समाज के विभिन्न हित समूहकृत का परिणाम होती है, जिसे भड़काने संचालित करने का काम कुछ लोग करते हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम समाज के सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। 5 क्वेश्चन। भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन करना है। इसमें भी आपको 8 अंक मिलेंगे। चलिए देखते हैं। भारत के कुल जनसंख्या की लगभग 49%, 49% महिला हैं। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद इसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व धार्मिक स्थिति पुरुषों की अपेक्षा सदियों से निम्न रही है। वर्तमान में संवैधानिक प्रावधानों तथा सरकारी प्रयासों से इसकी स्थिति में क्या हुआ, सकारात्मक बदलाव परिलक्षित हुआ या बदलाव देखने मिला। इस तरीके से आपके शब्द मिलेंगे तो एग्जाम में सोचेगी तो किसी से कर या बुक का छापा कर दिया उन्होंने, ठीक है। इस तरीके से आपको नहीं करना, कुछ अपने भी शब्द कर लेना है, उसमें कनेक्ट। चलिए, आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाती जा रही हैं। देश की लगभग 65% महिलाएं साक्षर हैं, जिसका परिणाम है कि आज प्रतियोगिता परीक्षाओं में शीर्ष सूची में उनका नाम दर्ज रहता है। अंतरिक्ष विज्ञान और राजनीति या बिजनेस, सभी क्षेत्रों में महिलाएं ने अपना परचम लहराया है। एक समय था कि महिलाएं चार दीवारी में बंद पति के आदेशों का पालन करने के लिए बाधित थीं। आज वह पुरुषों का नेतृत्व कर रही हैं। गणतंत्र दिवस के परेड में मार्च में एक महिला ऑफिसर द्वारा किया गया नेतृत्व इसका उदाहरण है। राजनीति में राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, सोनिया गांधी, निर्मला सीतारमण, खेल में स्मृति मंदाना, निखत जरीन, बिजनेस में किरण मजूमदार, फाल्गुनी नायर आदि ऐसी महिला हैं जो किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं है। महिलाओं की बदलती स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता, फिर भी यही कहना है कि इनकी स्थिति पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है सही नहीं है, क्योंकि आज भी महिलाओं के खिलाफ अनेक हिंसात्मक कृत्य जारी हैं। घरेलू हिंसा, मारपीट, बलात्कार, कन्या भ्रूण हत्या आदि ये सब देखने को मिल रहे हैं, अखबार में आते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं। यहाँ कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में भारतीय स्त्रियों की स्थिति में बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुआ। इसके बावजूद अभी भी उनकी स्थिति पुरुषों से निम्न बनी हुई है, जिसमें सुधार वर्तमान समय की महती आवश्यकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना करना हम लोगों को। शहरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक निश्चित भू भाग में एकत्र व निवास करने लगते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता आदि। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया की आधी आबादी शहरों में रहती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2050 तक भारत की 50% आबादी शहरों में रहने लगेगी। वर्तमान में भारत की 32% आबादी शहर में रहती है, ठीक है। वो देखते हैं, शहरीकरण की इस प्रक्रिया में अनेक समस्याओं को जन्म दिया, जैसे कि आवास की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, परिवहन, अपराध, शराब, ड्रग्स, शहरी बाढ़, जलापूर्ति व निकासी आदि। चलिए आगे देखते हैं। शहरीकरण की उपयुक्त समस्याओं के समाधान के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं तथा उपायों का क्रियान्वित कर रही है, जिसका विवरण है इस तरह से। सरकार स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसी कई योजना चला रही है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। राजीव आवास योजना के तहत मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। और पर्यावरण प्रदूषण से निजात पाने के लिए परिवहन में डीजल पेट्रोल के स्थान पर CNG को बढ़ावा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों में पलायन को रोका जा सके। चलिए निष्कर्ष पर आते हैं। शहरीकरण एक दोधारी तलवार की तरह यदि इसका विकास नियोजित रहा तो फायदा होगा, और यदि अनियोजित रहा तो अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसका समाधान सरकार के लिए एक चुनौती हो सकती है या होगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण देना हम लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका उत्तर। खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्य श्रेणी का राज्य है। यहाँ विंध्य क्रम की सेलों, बुंदेलखंड क्षेत्र तथा हिमालय श्रेणी के निचले भागों तथा कुछ नदियाँ घाटियों में खनिज पाए जाते हैं। आगे और देखते हैं।
खनिजों की खोज एवं विकास हेतु प्रदेश में भूतल एवं खनिज कर्म निदेशालय तथा उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 1998 के अनुसार 12 जिलों को खनिज बहुमूल्य क्षेत्र घोषित किया गया, जिसमें कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम, हीरा, सोना, तांबा, यूरेनियम, सिलिका, सैड आदि प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण हम इस तरीके से समझेंगे। जस्ट पे थोड़ा सा चलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, चलिए आप देखना। आप चलिए आई होप आपको दिख रहा हो। पहले आपको ये वाला देख लेना है, ये जो आपको दिख रहा है इससे आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। 1 मिनट, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब आप छोटा करके आप अपने फ़ोन में बड़ा करके देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। कोयला सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र में, चूना पत्थर बाबूहारी क्षेत्र कनाज मिर्ज़ापुर कजराहट क्षेत्र सोनभद्र, ये भी ठीक है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में, बॉक्साइट बांदा और ललितपुर में है, हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में है, सोना शारदा एवं रामगंगा नदियों के रेत में, यूरेनियम ललितपुर में, सिलिका सैड गंगा और यमुना नदी क्षेत्र में, फायर क्ले मिर्ज़ापुर में। तो आप ये जो डाटा लिख रहे हैं इससे ज़्यादा आप अगर मैप बनाओगे और उसको डिफ़ाइन करो, जैसे ये है ना, इस तरीके से आप डिफ़ाइन करो तो आपको ज़्यादा बेटर नंबर मिलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। स्मार्ट सिटी विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व बताएं। भारत में स्मार्ट सिटी की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिन्होंने देश के 100 नगरों को स्मार्ट नगरों के रूप में विकसित करने का संकल्प किया। इसके लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे में व्यापक विकास की आवश्यकता है। ये सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं लोगों और निवेश को आकर्षित करने एवं विकास एवं प्रगति के एक गुण चक्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण है। स्मार्ट सिटी का विकास इसी दिशा में एक कदम है। स्मार्ट सिटी के विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व निम्नलिखित हैं। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है, पर्याप्त जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटा चलती रहे बिजली। आगे देखते हैं तीसरा, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, किफ़ायती आवास विशेष रूप से गरीब लोगों के लिए, मजबूत इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण, सुशासन विशेष रूप से ई गवर्नेंस और नागरिकों की भागीदारी, सतत पर्यावरण सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा अति शीघ्र एवं कुशलता से उपलब्ध और शिक्षा। ये कुछ मुद्दे हैं स्मार्ट सिटी लेकर, ठीक है। अब निष्कर्ष पर आते हैं हम लोग। स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा आर्थिक विकास को गति प्रदान करने भारत सरकार के द्वारा उठाया गया एक क्या है, सकारात्मक कार्य या पहल है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे। भूमंडलीय ऊष्मन पर टिप्पणी लिखना है हमको। भूमंडलीय ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब जैसे कि इस तरीके इसका हिंदी का वर्ड इस तरीके से आए तो सही घूम जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग ये तो सभी जानते हैं, चलिए आप समझते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हर बार आता है और यहाँ पर आप थोड़ा सा फिगर वगैरह चित्र वगैरह बनाओ तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा और मतलब इफेक्ट्स आएगा और एग्जाम में इम्प्रेस होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भूमंडलीय ऊष्मन पर टिप्पणी करना। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी के विकिरण को पृथ्वी पर तो आने देती है, पर पृथ्वी से परावर्तित विकिरण को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती है, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, भूमंडलीय ऊष्मन कहा जाता है या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस बढ़ते तापमान के कई दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं, जैसे कि कोरल रीफ की मृत्यु, समुद्र जल का स्तर बढ़ना, ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, मानसूनी पैटर्न में बदलाव, विभिन्न प्रकार के रोगों का विस्तार, कई द्वीपीय देशों के समुद्र में डूबने का खतरा आदि। IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल की हालिया प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यदि तापमान में इसी क्रम में बढ़ोतरी होती रही तो फिर सदी के अंत में तक करोड़ों लोगों को भोजन पानी भी नसीब नहीं होगा। कई द्वीपीय देश समुद्र में समा जाएंगे। जस्ट वे थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ सही है। इस बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं
1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति बनी है, जिसके तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में कमी लाने पर सहमति बनी है। ग्रीन हाउस गैसों की कमी तथा उसके विकल्प खोजने के लिए अलग से कोष बनाने की सहमति बनी है। कुछ विकसित देशों के निहित स्वार्थ के कारण इस समस्या से निजात पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पेरिस समझौते की असफलता इसका एक उदाहरण है। निष्कर्ष देखेंगे भूमंडलीय ऊष्मन एक वैश्विक समस्या है जिससे सामूहिक सहयोग से ही निपटा जा सकता है। यदि इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह मानव जीवन के लिए क्या हो जाएगा, संकट साबित हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लोग बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। चलिए देखते हैं। बुंदेलखंड मध्य भारत का प्राचीन क्षेत्र है। इसका प्राचीन नाम जैजाकू वक्ती। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा एवं महुआ जिले और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में है। बुंदेली इस क्षेत्र की मुख्य बोली है। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद बुंदेलखंड में जो एकता और समरसता है उसके कारण यह क्षेत्र अपने आप में क्या है, सबसे अनूठा है। महाराजा छत्रसाल एवं राजा बुंदेला इसी क्षेत्र में थे, ठीक है, इसी क्षेत्र से थे। चलिए आगे देखते हैं। स्थापत्य कला के क्षेत्र में बुंदेलखंड का अपना एक विशेष महत्व है। मंदिर निर्माण का विकास गुप्त काल में हुआ। इस समय में मंदिरों में देवगढ़ ललितपुर का पत्थर निर्मित मंदिर है जो अपने समय का सर्वोत्कृष्ट मंदिर था। इसमें विष्णु भगवान को शेष शैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। जस्ट वेट थोड़ा सा। यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित प्रथम मंदिर है। इसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना जिले में रचना कोठार का पार्वती मंदिर है जो गुप्तकालीन है। चलिए आगे बताते हैं। एरड़ का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के सागर जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। इन मंदिरों की दीवारों पर अनेक धार्मिक चित्र बने हुए हैं जो विष्णु एवं अन्य देवी देवताओं के हैं। चलिए आगे देखते हैं। बुंदेलखंड में लोकगीतों की एक समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ क्षेत्र और अवसर के अनुसार लोकगीतों के सुर, लय एवं ताल आदि काफ़ी भिन्न देखने को मिलते हैं। आहला प्राय पूरे प्रदेश विशेष बुंदेलखंड में गाया जाता है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में वीर रस में गाया जाता है। ईश्वरी भाग का संबंध भी इसी क्षेत्र से। बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। ख्याल नृत्य पुत्र जन्मोत्सव एवं बुंदेलखंड में प्रस्तुत किया जाता है। सेरा नृत्य इस क्षेत्र में फसल कटाई के समय हर्ष प्रकट करने के लिए करते हैं। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड के प्रजापति लोग इस नृत्य को स्त्री का वेश धारण करके करते हैं। बुंदेलखंड के क्षेत्रों में देवी नृत्य, राई नृत्य जिसे मयूर नृत्य भी कहते हैं, पाई डंडा व कार्तिक नृत्य किया जाता है यहाँ पर। और देखते हैं हम लोग निष्कर्ष पाते हैं। अब यह कह सकते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के समान सांस्कृतिक रूप से धनी है। इस क्षेत्र में स्थापत्य के अनूठे निर्माण तो हैं ही, इसके साथ लोकगीत आला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक प्रकार के नृत्य भी किए जाते हैं जो समृद्ध संस्कृति की ओर इशारा करते हैं।